आईयूसीएन की एक ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीसीज रिपोर्ट आई है 2025 और उसमें कुछ क्रूशियल पॉइंट्स को हाईलाइट करवाया गया है जो कि चिंताजनक विषय, नकारात्मक बिंदु को। बाघ को आईयूसीएन रेड डेटा लिस्ट में क्या दिया गया? इंडेंजर्ड, मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड के बाद इंडेंजर्ड। डेटा लिस्ट क्या बताती है? प्रजातियों के वर्तमान खतरे को बताती है और ग्रीन स्टेटस ये बताती है कि इसकी पुनर्बहाली की स्थिति क्या है। यहाँ पे 2010 में देखेंगे सेंट पीटर्सबर्ग में टाइगर समिट किया गया था और जिसमें बाघों की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य 2022 से पहले ही प्राप्त कर लिया गया। हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक और इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टॉपिक पे चर्चा करेंगे, भारत में बाघ संरक्षण की स्थिति। और अभी चर्चा में इसलिए है, संदर्भ क्या है? आईयूसीएन की एक ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीसीज रिपोर्ट आई है 2025 और उसमें कुछ क्रूशियल पॉइंट्स को हाईलाइट करवाया गया है जो कि चिंताजनक विषय, नकारात्मक बिंदु को, ये संरक्षण के दृष्टिकोण से, भारत में बाघ संरक्षण के दृष्टिकोण से। तो इसलिए हम लोग यही जानने का प्रयास करेंगे व्यवस्थित ढंग से कि ये रिपोर्ट क्यों आवश्यक है, एक। दूसरा, इसी के हवाले से भारत में क्या ऐसा हुआ, बाघ संरक्षण क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, भारत का बाघ संरक्षण कार्यक्रम, क्या उपलब्धियां रही हैं भारत के क्या महत्वपूर्ण पहल रहे हैं, ये भी हम लोग साथ साथ देखेंगे इस दिशा में, और क्या चुनौतियां हैं और आगे की राह, आगे क्या किया जाना चाहिए जिससे स्थितियों में सुधार किए जा सके, और अंत में कुछ क्वेश्चंस को भी देखा जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीसीज रिपोर्ट की बात करते हैं। आईयूसीएन के द्वारा निकाला जाता है और ये आईयूसीएन के बारे में हम लोग जानते हैं, रेड डेटा लिस्ट निकाली जाती है। और रेड डेटा लिस्ट क्यों निकाला जाता है? जो संकटमय प्रजातियों के बारे में बात करता है कि किस पे कितना संकट है, कितना खतरा है, मतलब उसके विलुप्त होने की दर या संभावना कितनी है, ये बताया जाता है। तभी तो इससे क्या फायदा होगा? सबसे पहला कि जो संरक्षण के लिए जो नीति है उसको बनाने में आसानी होगी, जिससे हमें पता चल पाएगा कि अमुक जो है जीवों को संरक्षण की आवश्यकता है और संरक्षण के किस कैटेगरी में रहना चाहिए, तो वो कैटेगरी भी बांटी जाती है। जैसे बाघ को आईयूसीएन रेड डेटा लिस्ट में क्या दिया गया? इंडेंजर्ड, मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड के बाद इंडेंजर्ड, मतलब संकट है इस पे लेकिन उतना ज्यादा, मतलब एक लेवल नीचे, इंडेंजर्ड। ये है रेड डेटा लिस्ट, इसमें कैटेगरी दिया गया है और इससे डायरेक्टली संरक्षणवादी जो नीति है, मतलब संरक्षण के लिए जो नीतियां, पॉलिसी मेकिंग होती है, उसमें आसानी मिलती है, उसमें सहायता मिलती है। लेकिन हुआ क्या है, अभी ये रिपोर्ट तो अलग रिपोर्ट है। इसमें क्या है, इसमें देखिए आप, इस रिपोर्ट के अनुसार क्या है कि टाइगर को क्रिटिकली डिप्लीटेड श्रेणी में बताया गया है। ये अलग श्रेणी है जो उसमें नहीं है, अत्यधिक संकट की स्थिति में। तो इसका मतलब यही है कि ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट कुछ अलग डायमेंशंस को बात करती है। अलग डायमेंशन मतलब क्या? कि जो अभी तक संरक्षण चल रहा था, उस संरक्षण की वर्तमान स्थिति क्या है उसको बताने का काम कर रही है, मतलब उसका विश्लेषण कि ठीक है उसमें ग्रोथ हो रही है, बाघों की संख्या में हुए भी हैं, लेकिन क्या वो किस दिशा में जा रहा है, तो ये बताने का काम कौन करता है? ये इस रिपोर्ट ने, और जो कि आगे की नीति बनाने के लिए इस दिशा में काफी इंपॉर्टेंट है बाघ के संरक्षण के दृष्टिकोण से। तो इसलिए इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं पहले, उसके बाद इसके निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि रिपोर्ट क्या कहती है। कि सबसे पहला, ये क्रिटिकली डिप्लीटेड कहने का कारण ये है कि 24 जो क्षेत्र है जहां पे बाघ पाए जाते थे, उसमें से 9 में विलुप्त हो चुके हैं। तो इसका मतलब वहां पे उन पे गंभीर रूप से खतरा है, एक। या और दूसरा, ये संरक्षण अगर अभी तक नहीं, ये भी बात कही गई है कि अगर संरक्षण जो कार्य किए गए हैं अगर नहीं किए जाते तो बाघ अभी तक विलुप्त हो गए होते पूरी तरह से। तो इसलिए क्या है, इसे कंजर्वेशन लीगेसी के रूप में माना जाता है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी बाघों के अस्तित्व पे अभी भी खतरा बना हुआ है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक लाइन में समझने का प्रयास करें कि अभी तो हमने संरक्षण किए हैं, संरक्षण के प्रयास जारी हैं और हमने इसमें अच्छे रिजल्ट भी हासिल किए, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है, बल्कि और खतरा अभी है ही। इसका मतलब यह है कहने का। तो इसलिए रिकवरी के लिए काम करना पड़ेगा हमें इस स्थिति से निकलने के लिए, मतलब बाघों को पूरी तरह से स्थायी रूप से बचाने
के लिए, इस समस्या से निकालने के लिए। अब सबसे बड़ी बात मन में ये सवाल आ रहा होगा कि पहले जो IUCN रेड लिस्ट थी उससे कैसे अलग है, क्या ये अलग है? तो अलग यही है इसमें जो हमने बताया कि रेड डेटा लिस्ट क्या बताती है, प्रजातियों के वर्तमान खतरे को बताती है, और ग्रीन स्टेटस ये बताती है कि इसकी पुनर्बहाली की स्थिति क्या है। मतलब कि जो जीव पहले की स्थिति में था, जब वो पूरी तरह से संकट मुक्त था, तो वहां पे वो कैसे आएगा, इसे बोलते हैं क्या, रिकवरी। तो टाइगर के लिए कंजर्वेशन तो किए जा रहे हैं, काफी वर्षों से किए जा रहे हैं, तो लेकिन क्या रिकवरी कब तक हो पाएगी इसकी? क्या इस स्थिति में ये पहुंच सकता है, या हमेशा संकटग्रस्त स्थिति में बना रहेगा? तो ये रिपोर्ट यही बताती है। और अगर हमेशा, अगर इसके अलावा भी कि अभी वर्तमान में क्या स्थिति है, कि रिकवरी से ये कितनी दूर है। इसीलिए इसमें देखिए, इसमें कैटेगरी किस तरह से बना हुआ है, रिकवरी के स्तर को मापता है कि रिकवरी से कितना दूर है। सबसे पहला करेंट रिकवरी स्कोर, पहला प्रजाति अभी अपनी प्राकृतिक रेंज में कितनी फैली हुई है। मतलब ये सब आधार हैं रिकवरी के लिए, कि प्राकृतिक रेंज में कितना फैला हुआ प्रजाति अभी अपनी, कि कितने अलग अलग क्षेत्रों में फैला हुआ है। उसके बाद क्या, ये मूल जीवन चक्र और परिस्थिति में कितनी बहाल हुई है। मतलब क्या, कि मतलब वो कितना अधिक जो है अपनी प्रकृति में जो अपनी सारी प्रक्रियाएं वो कर रहा है। अगर सभी संरक्षण कार्य बंद हो जाएं तो क्या होगा, और संरक्षण प्रयासों को बढ़ाया जाए तो भविष्य में कहां तक सुधार संभव। ये सारे जो ग्रीन स्टेटस का विश्लेषण है, ये सब चीजें, कि प्रजाति अभी अपनी प्राकृतिक रेंज में कितना फैला हुआ है, कितना। तो इसी आधार पर क्या बोला गया है, क्रिटिकली डिप्लेटेड बाघ को, क्योंकि अभी भी उस पर खतरा है, तो इसीलिए ये अलग है। अब देखते हैं कि बाघ संरक्षण महत्वपूर्ण क्यों है भारत के संदर्भ में। महत्वपूर्ण इसलिए है कि सबसे पहले दुनिया में सबसे अधिक संख्या में बाघ, 75% बाघ निवास करते हैं, और इसलिए भारत क्या है कि पूरे के पूरे बाघ संरक्षण, मतलब इस प्लेनेट में अगर बाघों को बचाना है, इस उच्च मांसाहारी जीव को बचाना है, जो कि इकोसिस्टम को चलाने के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। क्योंकि उच्च मांसाहारी क्या है, पोषण स्तर के सबसे ऊपरी स्तर पे होते हैं, जो बहुत सारे ऐसे जीवों को आहार बनाते हैं जिनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना काफी इंपॉर्टेंट है। और ठीक उसी तरह से पोषण स्तर में नीचे एक बैलेंस बना होता है। तो इसीलिए इसे क्या, की स्टोन स्पीसीज भी बोला जाता है। की स्टोन स्पीसीज हम लोगों ने पढ़ा है, ये की स्टोन स्पीसीज जो कि इकोसिस्टम को चलाने के लिए, बचाए रखने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बाघ एक की स्टोन स्पीसीज है। और बाघ के बारे में अगर बोला जाए कि बाघ संरक्षण इसलिए इंपॉर्टेंट है, बाघों का संरक्षण करना, कि अगर ये खत्म हो जाए तो कितनी लाखों हेक्टेयर भूमि जो है ना बंजर हो सकती है। और एक बाघ अपने जीवन काल में कितने लाखों हेक्टेयर भूमि को बंजर होने से बचाता है। तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है। और इसकी संख्या सबसे अधिक कहां है, भारत में है। और तो भारत में अगर इन बिग कैट की प्रजाति को बचाना है पूरे प्लेनेट से, तो भारत के संरक्षण कार्यक्रम को सराहना और उससे सहयोग करना आवश्यक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और भारत में इसके विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट्स भी चलाए गए, जो पॉलिसीज है, प्रोजेक्ट टाइगर, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, टाइगर रिजर्व नेटवर्क आदि। इसके बारे में यूपीएससी में इसलिए इंपॉर्टेंट है, हमने देखा कि पर्यावरण पारिस्थितिकी में डायरेक्ट ये जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है और इकोसिस्टम के संरक्षण से भी संबंधित है, क्योंकि की स्टोन स्पीसीज है। तो इसलिए वन्यजीव अधिनियम संरक्षण का कार्यक्रम, भूगोल, बाघ आवास पारिस्थितिकी क्षेत्र, पश्चिमी घाट और सुंदरबन जैसे संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र, जहां पे इनका विस्तार है और जहां पे बड़े पैमाने पे जो है पर्यावरणीय संकट या इस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं जो इनके अस्तित्व पे खतरा है। उसके बाद क्या, नीति शासन में भी आप देख सकते हैं कि क्या, कि इस तरह के जो इन्वायरमेंटल गवर्नेंस से जुड़े हुए जो विषय हैं, जो एक पूरा का पूरा जो है ना केंद्र से लेकर नीचे तक जो है ना बाघ के संरक्षण के लिए पूरी पूरी संरचना बनाई गई है। तो इसलिए, और उसका निबंध और इथिक्स में मानव प्रकृति का सहअस्तित्व जैसे जो आयाम है उसको आधार पे लेते हुए हम लोग देख सकते हैं। चलिए, भारत में बाघों की नवीनतम स्थिति क्या है। नो डाउट ये सकारात्मक इसमें दिखेगा कि नवीनतम स्थिति में हम लोग क्या 2006 में 14,111 थे, और अभी कितना 2023 की जो आंकड़े हैं, ये पीआईबी की रिपोर्ट है, 3682 है। तो संख्या काफी अधिक बढ़ी है। और
यहाँ पे 2010 में देखेंगे सेंट पीटर्सबर्ग में टाइगर समिट किया गया था, और जिसमें बाघों की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य 2022 से पहले ही प्राप्त कर लिया गया। तो ये सबसे बड़ा जो है अचीवमेंट था, हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट था। तो इसके लिए आवश्यक क्या है? इसके लिए आवश्यक ये है कि भारत के बाघ के परिदृश्य को समझना। भारत का जो टाइगर लैंडस्केप है वो काफी फैला हुआ है, काफी विस्तारित है। यहाँ पे देखोगे कि आप 53 टाइगर रिजर्व हैं, 53 टाइगर रिजर्व है यहाँ पे भारत में, जिसमें 75,800 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। उसके बाद क्या, डिफरेंट रीजन में ये बाघ टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं, मतलब बाघ पाए जाते हैं। शिवालिक गंगा के मैदान में, जो उत्तरी भारत का क्षेत्र है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार में पाए जाने वाले, मध्य भारत और पूर्वी घाट रीजन में, पश्चिमी घाट रीजन में, पूर्वोत्तर पहाड़ और ब्रह्मपुत्र घाटी में, सुंदरबन में। इस तरह से मतलब इसका भौगोलिक विस्तार भी काफी है, भौगोलिक विस्तार भी काफी है, तो इसलिए भी काफी इंपॉर्टेंट, पूरे देश में ये पाए जाने वाले जीव है ये। अधिक बाघ संख्या अगर बोला जाए तो उसके अनुसार से कॉर्बेट नेशनल पार्क, उसका इंपॉर्टेंट अगर बोला जाए संख्या के आधार पे ही, कि बांदीपुर, नागरहोल, कान्हा, पेंच आदि संरक्षण संस्थाएं हैं। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। कानूनी और संस्थागत ढांचा या पॉलिसी मेकिंग में क्या डेवलपमेंट रहा, तो जैसा हम लोग समझ 2023 में हमने बाघ के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया था, उसके 50 वर्ष पूरे हुए, उसके 50 वर्ष हमने पूरे किए। तो ये इसलिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसकी उपलब्धि हमें दिख भी रही है कि संख्या के दृष्टिकोण से। तो ये काफी ये हुआ कि प्राकृतिक आवास की रक्षा हेतु तो आरंभ किया गया योजना था, और कोर और बफर की अवधारणा इसी के आधार पर दी गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में तो डायरेक्ट जो है बाघों को अनुसूची 1 में रखा जाता है। ये वही अनुसूची है जिसमें उच्च स्तर का संरक्षण प्राप्त है। ना इनका शिकार करना कानूनी है होगा, ना ही इनका व्यापार किया जा सकता है, या किसी भी प्रकार से इन्हें संकट होता है तो उसके लिए दंड के प्रावधान है, जुर्माने के प्रावधान है। तो उच्च संरक्षण प्रदान किया गया है, और इसी कानून के तहत राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व की स्थापना इसी के आधार पर किया जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट एक तरह से क्या ये अम्ब्रेला लॉ है, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के दृष्टिकोण से। तो इसलिए भारत में जब भी हम पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण की बात करते हैं तो ये कानून आता है। हम एक तरफ से जर्नी देख सकते हैं यहाँ पे, 1969 में क्या किया गया, बैन किया गया किसी भी प्रकार के टाइगर प्रोडक्ट को, जिसकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में डिफरेंट जगहों पे काफी अधिक है। उसी तरह से 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आ गया, ये वन्यजीव अधिनियम। उसका 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च कर दिया गया। 2006 में अमेंडमेंट इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किया गया, और उसका 2010 में ग्लोबल टाइगर डे सेलिब्रेट किया गया, और अंत में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भी भारत की प्रमुख उपलब्धि रही है। ये भी बनाया गया, मतलब जहां पे बिग कैट्स पाए जाते हैं। चलिए कुछ और अन्य पहल हम लोग कानूनी ढांचों में देख सकते हैं, जैसे एनटीसी, जैसे मैंने बताया यही वो अथॉरिटी है जो कि टाइगर रिजर्व से संबंधित में काम करती है। क्या वर्ष 2005 में गठित संस्था है, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। उसके बाद क्या, टाइगर रिजर्व के प्रबंधन, निगरानी और नीतियों की समीक्षा करती है। एनटीसीए टाइगर रिजर्व, ये ध्यान रखेंगे, यहां भी इंपॉर्टेंट है। आर्थिक सहायता क्या है, कैंपा फंड, जो क्या है, जो कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन के लिए बनाया गया जो फंड है उसके द्वारा यहां पे दिया जाता है, जिससे क्या ईको विकास योजना और टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जाती है। मतलब इसमें 2-3 जो है ये फंड बनाए गए जिससे इस संरक्षण को बल मिल सके, फंड मिल दिया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, जैसे मैंने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस तो बताया ही पहले, उसका ग्लोबल टाइगर फोरम, इस तरह के जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है उस पर भी काम किया जा रहा है, और भारत अपनी उपस्थिति को वहां पे पहुंचा रहा है और अन्य राष्ट्रों को भी जोड़ रहा है जहां पे टाइगर पाए जाते हैं, और टाइगर नहीं भी पाए जाते हैं, टाइगर कंजर्वेशन में इंटरेस्टेड हैं, वैसा तो वहां पे काम किया जा रहा है। चुनौतियां क्या है, सबसे बड़ी चुनौती, जैसा हमने देखा कि जैव विविधता संरक्षण में ये समझेंगे बात को, सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है, उसके प्राकृतिक आवास का विखंडन किसी भी जीव के लिए। बाघ पे भी यही है सबसे बड़ी बात कि आवास विखंडन, मतलब जो आवास, जिस आवास में रह रहा है, जैसे मान लिया जाए पश्चिमी घाट रीजन है या हिमालय रीजन है, वहां पे जंगलों की कटाई, और जंगलों की कटाई क्यों, विकासात्मक परियोजनाएं, सड़क, रेल, परिवहन, हाइडल पावर परियोजनाएं, खनन परियोजनाएं आदि, इसके लिए जिससे क्या जो बाघ कॉरिडोर है वो ब्रेक हो रहा है।
उसके बाद क्या, मानव जीवन संघर्ष। तो बेसिकली क्या है मानव जीवन संघर्ष, अर्बनाइजेशन काफी अधिक हुआ है और अर्बनाइजेशन के कारण जंगल के समीप आ गया गांव, और उसके बाद शहर। गांव में मतलब खेती भी, हम लोग जनसंख्या का दबाव बढ़ा है खेती पे, तो जंगल कट के खेत जो है जंगल के पास, खेत और जंगल की दूरी कम हो रही है, तो इसके कारण मानव वन्यजीव संघर्ष भी बढ़ा है। तो ये भी संख्या है कि बाघ संख्या ग्रामीण समुदायों से टकराव बढ़ रही है। शिकार और अवैध व्यापार ये समस्या थी ही ये, जिसके कारण कि अवैध रूप से इसकी शिकार और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसको व्यापार के अवधारणा के कारण, व्यापार की गतिविधियों के कारण इसकी संख्या पे काफी कमी आई थी। शिकार प्रजातियों की कमी मतलब जो इनका आहार है उनकी भी कमी हो रही, क्योंकि शिकार तो उनका भी हो रहा है, जैसे हिरन, जंगली सुअर जैसे प्रजातियों की संख्या घटने से, और अन्य जलवायु परिवर्तन जैसी घटनाएं, जो छोटे जीव हैं वो कम हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन एक और चीज, ये विशेष रूप से सुंदरबन जैसे जगहों में, जहां पे क्या समुद्री तल के पास है वो जगह, तो समुद्र जल स्तर जैसे बढ़ता है तो वहां समुद्री पानी मतलब लवणीय जल की मात्रा बढ़ती है, जिस कारण से तो बहुत सारे जीव खत्म होंगे। वहीं क्या वहां इरोजन भी बड़े पैमाने पे हो रहा है, मतलब पूरा का पूरा जो वो पूरा लैंड है वही खत्म हो रहा है, तो उसके कारण उसका भी प्रभाव किस पे पड़ रहा है, बाघ की संख्या पे पड़ सकता है। कमजोर प्रबंधन और निगरानी, तो बेसिकली ये क्या, जो संख्या चल रही है, जो हम यहाँ आज रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि जो हमने योजनाएं तो चलाई हैं, संरक्षणवादी चीजें हो रही है, तो मतलब वहां पे प्रबंधन की कमी है और निगरानी की व्यवस्था और अधिक किया जाना चाहिए। क्यों, कैसे किया जाना चाहिए, जो अपने स्टाफ है, जो कार्यबल है, उसे और प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, अपस्किल किया जाना चाहिए, अपग्रेड किया जाना चाहिए, और टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन जो है ज्यादा से ज्यादा किया जाना चाहिए। प्रमुख सरकारी पहल अब आगे क्या है कि अमृत टाइगर पहल, ये 50 वर्ष पूरा होने पे ही अमृत टाइगर पहल जारी किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर के बाघ संरक्षण को स्थानीय समुदाय की आजीविका और पर्यटन से जोड़ना, जिससे क्या उनके लिए भी ये आवश्यक बने और ये उनके लिए भी लाभकारी हो और बाघ संरक्षण भी को भी बढ़ाया जा सके। एम स्ट्रिप, ये टेक्नोलॉजी का मैंने बताया, एम स्ट्रिप एक ऐप है जो मोबाइल आधारित निगरानी प्रणाली से गश्त और रिपोर्टिंग को डिजिटल बनाया गया। बेसिकली टाइगर पुनर्वास कार्यक्रम, ये रिलोकेशन की बात करता है, खाली हो चुके रिजर्व जैसे पन्ना और सतकोसिया में बाघों को पुनः बसाया जाना, जिससे कुछ इकोसिस्टम में फिर से वो ढल सके और फिर से उनकी जनसंख्या बढ़ सके। कैट्स कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड, ये अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड को भारत के संरक्षण कार्यक्रम में क्या इंट्रोड्यूस करना, लागू करना, जिससे क्या भारत में भी मानक उसी तरह से सेट हो सके और उसी तरह से बढ़ाया जा सके संरक्षण कार्यक्रम में। कुल मिला के क्या स्टैंडर्डाइज करना हमारे संरक्षण कार्यक्रम को। आगे की राह के रूप में हम लोग क्या समझ सकते हैं, आगे की राह में यही है कि बाघ गलियारों को सतत कनेक्टिविटी, स्थानीय समुदाय की भागीदारी और इको टूरिज्म, ये 3 ऐसे काम हैं जिससे क्या होगा, सतत कनेक्टिविटी से क्या होगा कि जिससे बाघ का जो प्राकृतिक आवास वाली समस्या थी उससे हम लोग निजात पा सकते हैं और उसकी फ्रीली मूवमेंट को हम लोग सुनिश्चित कर सकते हैं। एक दूसरा, स्थानीय समुदाय इसके एक लोकल गार्जियन के रूप में हो सकता है, और अगर उसकी आय और उसके रोजगार के अवसर उससे जुड़ जाएं उस टूरिज्म से, तो और ये चीजें पक्की हो सकती हैं। इको टूरिज्म, दोनों चीजें साथ में हम लोग मिलाकर देखेंगे। वैज्ञानिक प्रबंधन, बेसिकली निगरानी के लिए, प्रबंधन के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाना चाहिए। जलवायु परिवर्तन अनुकूल रणनीति और अवैध व्यापार, ये सबसे बड़ी चीजें हैं जो जिसे हमें रोका जाना चाहिए, क्योंकि जलवायु परिवर्तन से वन क्षेत्र, जैसा हमने बताया कि जो जंगल है, जो प्रकृति का आवास है, वहां भी दशाएं बदल रही हैं, टेम्परेचर की दिशाएं बदल रही हैं, और क्या जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे सुंदरबन का उदाहरण लिया हमने, वहां परिस्थितियां बदल रही हैं, तो वहां पे उसके लिए एकोमोडेशन के लिए, अनुकूलन के लिए भी कार्य किए जाने चाहिए, प्लान बनाए जाने चाहिए, और इस तरह की चीजों को अधिक से अधिक रोका जाना चाहिए, इसको हतोत्साहित किया जाना चाहिए, तभी जाके भारत इस दिशा में सफलता प्राप्त कर सकता है। चलिए, तो इस तरह हमने देखा कि बाघ संरक्षण और उससे जुड़े महत्वपूर्ण एस्पेक्ट और हाल फिलहाल की जो घटनाक्रम थे।
अब इस पे क्वेश्चन आएंगे यूपीएससी में, नो डाउट यूपीएससी में के लिए इंपॉर्टेंट है ये। और क्वेश्चन जो है या तो आसान इस तरह के वन लाइनर फैक्ट आएंगे कि डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा आईयूसीएन की रेड लिस्ट में बाघ की स्थिति क्या है। अब इसकी ये तो आसान प्रश्न है, इंडेंजर्ड, लेकिन यहीं पे पूछ लिया जा सकता है कि अभी रिपोर्ट आई है तो उस रिपोर्ट में बाघ की स्थिति क्या है, तो क्रिटिकली डिप्लेटेड है, देख सकते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया है? 1973 में शुरू किया गया है। ये सब तो आसान प्रश्न है, लेकिन इसको और टफ बना के स्टेटमेंट वाइज भी पूछा जा सकता है। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा एक टाइगर रिजर्व नहीं है? अब ये मैपिंग से संबंधित हो सकता है, टाइगर रिजर्व से संबंधित जो फैक्चुअल जानकारी है। तो वैली ऑफ फ्लावर्स पेंच है, सिमलीपाल है, कान्हा है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। एनटीसीए किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो एनटीसीए पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। उसके बाद हम लोग एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ तरह से, हालांकि भारत ने बाघों की संख्या को बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित समय से पहले प्राप्त किया, लेकिन अभी कई चुनौतियां शेष हैं, चर्चा कीजिए। तो आसान सा प्रश्न है, लेकिन इसी तरह से सारे डायमेंशन को शामिल करते हुए इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जो जो रिसेंट संदर्भ है उसकी चर्चा करते हुए हम इसे शुरुआत कर सकते हैं कि हालांकि भारत में उपलब्धि अधिक है, उपलब्धि हमने हासिल की है, इसको संख्या को दोगुना कर दिया है, लेकिन कुछ ऐसे रिपोर्ट्स भी हैं और कुछ ऐसे बताए जा रहे हैं कि जो चुनौतियों की ओर दर्शाते हैं। और उसका जिक्र करते हुए इस रिपोर्ट का जो अभी हाल फिलहाल में आई है, उसके बाद जो है हम चुनौतियों को एक एक करके लिख देंगे और उसके बाद जो है आगे की राह हम लोग बता सकते हैं और उसके बाद इसे निष्कर्षित किया जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं इस टॉपिक को। आगे भी देखते रहिए इस तरह के टॉपिक। थैंक यू।